नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा अलंकार का। तो दोस्तों हम अलंकार को एकदम आसान भाषा के साथ ट्रिकी वे में जानेंगे और देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे हम अलंकार को पहचान सकते हैं। सारी चीज़ें हम आपको एकदम आसान सी भाषा के साथ समझाएंगे और दोस्तों आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप एग्जाम साल में प्रश्न देखते ही आंसर टिक करेंगे, ये मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि इस क्लास को हमने कितने प्रॉपर वे में, कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अरेंज किया है। तो आप इस क्लास को पूरी देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में जिस भी टॉपिक को आपको समझना हो या समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम उसी विषय पर और उसी टॉपिक पर निश्चित तौर पर आपको क्लास लेकर आएँगे। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों इस क्लास को देखिएगा पूरी पेशेंस के साथ, और साथ में यदि आप क्लास को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ इस क्लास के माध्यम से सीख कर जाएँगे और आप अपने एग्ज़ाम्स में अलंकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अलंकार होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और कैसे-कैसे इसमें एग्ज़ाम्पल्स पूछे जाते हैं और कैसे इसकी पहचान होती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप जब भी पढ़ने बैठा करिए तो मैं आपसे अपनी तरफ से गुज़ारिश करता हूँ कि आप हमेशा एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें और साथ में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और वही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के टाइम अमृत की तरह काम करती हैं यदि आपने उनको नोट डाउन किया है और बीच-बीच में उनको जो है रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें कभी आपको नहीं भूलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अलंकार के कितने भेद, अलंकार किसे कहते हैं। तो आप पहली हेडिंग अपने नोटबुक में डालिएगा और लिखिएगा अलंकार। और अलंकार के नीचे आप दोस्तों क्या लिखेंगे, अलम धनकार। यानी कि अलम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला होता है अलम और दूसरा होता है कार। और यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। क्या होता है, अलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। तो अलम का अर्थ क्या होता है, आलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। और दोस्तों इसकी परिभाषा आप एकदम आसान भाषा के साथ लिखिएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को क्या कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो जितने भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं या तत्व होते हैं, उन्हीं से हमारे अलंकार की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं या तत्वों को क्या कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला। तो अगले हमारे क्या देखेंगे, हम अलंकार के भेद देखेंगे। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो हम अलंकार के भेद जानेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में अलंकार के प्रकार की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा शब्दालंकार और दूसरा हो गया हमारा अर्थालंकार। तो अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया हमारा शब्दालंकार और दूसरा हो गया हमारा अर्थालंकार। अब चलते हैं इनके भेद के कितने कितने होते हैं दोनों के, तो ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये फिगर आपके लिए स्पेशली बनाया है, तो आप इसको जो है बना लीजिएगा अपने नोटबुक में और समझिएगा। तो अलंकार के हमारे कितने, अर्थ के आधार पर हमारे दो प्रकार के अलंकार होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्दालंकार के दोस्तों कितने, तीन प्रकार होते हैं। पहला हो गया हमारा अनुप्रास, दूसरा हो गया यमक और तीसरा हो गया हमारा श्लेष। तो ये किसके प्रकार हैं, ये शब्दालंकार के प्रकार हैं। कौन कौन से, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये हमारे शब्दालंकार के भेद हैं। और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों अर्थालंकार के हमारे
5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा उपमा, दूसरा हो गया रूपक, तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा, चौथा हो गया अतिशयोक्ति और पांचवा हो गया हमारा मानवीकरण अलंकार। तो हमारे अर्थालंकार के कितने प्रकार? तो अर्थालंकार के दोस्तों होते हैं प्रकार 5। कौन कौन से? पहला हो गया उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण अलंकार। कितने? 5 प्रकार होते हैं अर्थालंकार के। अब चलते हैं, इनको देखते हैं बारी बारी से। दोस्तों नोटबुक में आपको इस तरह से लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि शब्दालंकार के कितने प्रकार? तो शब्दालंकार के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमक अलंकार और तीसरा हो गया हमारा श्लेष अलंकार। तो ये किसके प्रकार हैं? तो ये हमारे शब्दालंकार के प्रकार हैं। किसके? शब्दालंकार के प्रकार हैं। अब तो इनको हम समझ लेते हैं एक एक करके दोस्तों कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में पहली हेडिंग डाल के लिखिएगा और उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। और उसके नीचे लिखेंगे जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यानी कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। ये ट्रिक होती है हमारी, क्या है? वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे होगा? जैसे कि हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो इसका जो है एग्जाम्पल्स आप देखिएगा और समझिएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? चारु में चा वर्ण आया है, चंद में चा वर्ण आया है और चंचल में भी चा वर्ण आया है। इसीलिए यहाँ पर चा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, यानी कि एक से अधिक बार आया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो अलंकार होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब दोस्तों दूसरा है हमारा एग्जाम्पल्स, क्या है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मंजूस है। दोस्तों यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? मंजूस होगा। हमारा पेन जो है गड़बड़ है इसका। तो मंजूस बेस का उजियारा, यानी कि यहाँ पर माँ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। आप भी देख सकते हैं कि माँ मधुर में भी आया हुआ है, ये भी मधुर में और मुस्कान में भी माँ का, और यहाँ पर मनोहर में और साथ में मंजूस में भी माँ का वर्ण का उच्चारण हुआ है, यानी कि एक से अधिक बार माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार? तो अलंकार होगा हमारा कौन सा? अनुप्रास अलंकार। तो आप जब भी कोई वर्ण एक से अधिक बार उसमें आवृत्ति हो और आप देखें तो वहां पर तुरंत आंसर टिक करेंगे आप अनुप्रास अलंकार में। किसमें? अनुप्रास अलंकार में। अब देखते हैं हमारा दूसरा। तो हमारा दोस्तों ये शब्दालंकार का दूसरा रूप है कौन सा? यमक अलंकार। तो आप यमक अलंकार की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसके अनेक हों वहां पर हमारा कौन सा अलंकार? तो वहां पर होगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो? अनेक हो, यानी कि एक से अधिक हो, वहां पर कौन सा अलंकार? तो वहां पर होगा हमारा यमक अलंकार। यानी कि ट्रिक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसके अनेक हो। ये हमारी क्या हो गई? तो ये हमारी हो गई दोस्तों क्या? ट्रिक हो गई। और यही ट्रिक है कि आप जब भी एक शब्द एक से अधिक बार देखें और उसके अर्थ अलग अलग हों, यानी कि अर्थ अनेक हों, तो वहां पर आप आंसर टिक करेंगे यमक अलंकार में। किसमें? यमक अलंकार में। कैसे करेंगे? जैसे कि अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे होता है। कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दागता हिकाए वा खाए बौराई नर या पाए बौराए। अब इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि कनक शब्द कितनी बार है? तो 2 बार है। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होता है हमारा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, या पहले कनक का अर्थ समझ लीजिए सोना और दूसरे का समझ लीजिए धतूरा, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार? तो हमारा होगा यमक अलंकार। और दूसरा है हमारा काली घटा का घमंड घटा।
अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि घटा शब्द 2 बार आया हुआ है। कितने बार? 2 बार आया हुआ है और दोनों की जो है आवृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग होगा। यानी कि घटा माने क्या होता है, तो पहले घटा का अर्थ होता है हमारा बारिश। तो पहली घटा का हमारा क्या है? बारिश है। और दूसरे घटा का हमारा अर्थ क्या होता है? तो घट या कम हो जाना। क्या होता है? कम हो जाना। और पहले का है क्या होता है? तो पहले का होता है हमारा दोस्तों बारिश। क्या होता है? बारिश। तो इसी तरह ये दो अर्थों के माध्यम से ये यमक अलंकार को प्रदर्शित करता है। तो अलंकार कौन सा हमारा होगा? तो यहाँ पर होगा हमारा यमक अलंकार। अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा है अगला श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार की आप हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? तो लिखिएगा जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहां पर एक ही शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हो वहां पर कौन सा अलंकार? तो वहां पर आप श्लेष अलंकार आंसर टिक करेंगे। कैसे? अब देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है, एक लाइन की है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ये ट्रिक क्या कह रही है? देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यदि आपको कहीं पर भी आपसे पूछ लिए जाए और शब्द एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ के माध्यम से उसके अनेक अर्थ हों, तो आप उसमें कौन सा अलंकार टिक करेंगे? तो आप श्लेष अलंकार बताएंगे। कैसे बताएंगे? अब जैसे कि इसमें समझ लेते हैं हम कैसे बताएंगे, तो हम उसको भी बता देते हैं कि कैसे समझेंगे। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर दोस्तों रहीम जी पानी के लिए जो है एक बात कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए। यानी कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। किसके? तो मनुष्य के दोस्तों संदर्भ में है। जबकि इसका मतलब विनम्रता है। पानी का मतलब पहले पानी का अर्थ क्या है? विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। यानी कि मनुष्य के अंदर हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ क्या है? आभा या तेज या चमक से। यानी कि पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा। मनुष्य तेज कितना है, उसमें चमक कितना है, जिसके बिना मोती का कोई मूल नहीं होता। क्या? मूल नहीं होता मोनी का। यहाँ पर देखिए पानी जो है शब्द आया हुआ है और इसके जो है एक ही पानी लिया गया है और इसके जो है अर्थ अनेक हैं। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार? तो अलंकार होगा हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। अब दोस्तों देखिए हमारा आ गया दूसरा अलंकार। कौन सा? दूसरा अलंकार कौन सा है हमारा? अर्था अलंकार। हमने अलंकार कितने बताए थे? हमने अलंकार के भेद दो बताए थे। पहला हमने शब्दा और दूसरा हमने अर्था। तो अब अर्थालंकार के प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थालंकार कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया उपमा, दूसरा हो गया रूपक, तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा, चौथा हो गया अतिशयोक्ति और पांचवा हो गया मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। तो अर्थालंकार के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा मानवीकरण। इनको हमने पहले भी बता दिया है, फिर से हमने बता दिया। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं इनको एक एक करके हम समझते हैं और टिकी माध्यम से कि कौन से अलंकार का क्या मतलब होता है। तो आप हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। तो दोस्तों अब उपमा अलंकार के नीचे लिखिएगा जब भी पंक्ति में योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के साथ सा आए, सी आए और से सरिस आए तो आप उपमा अलंकार में आंसर टिक करेंगे। आप जब भी देखेंगे कि योजक चिन्ह के साथ हमेशा सा, सी, से या फिर सरिस आए तो आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे उपमा अलंकार में। कैसे? जैसे कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पर सा योजक चिन्ह के साथ आया हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार? तो अलंकार होगा हमारा उपमा अलंकार। अब यहाँ पर कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है, इसलिए हमारा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। अब चलते हैं आगे समझते हैं। तो दूसरा है हमारा कौन सा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। और ये किसका प्रकार है? तो ये हमारा अर्थालंकार का दूसरा अलंकार है रूपक।
तो रूपक अलंकार की आप हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा, जब भी किसी वाक्य में योजक चिन्ह के साथ सा सी से न आए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब भी दोस्तों योजक चिन्ह हो, यदि सा से सी सरिस है तो आप आंख मूंद कर किसमें आंसर टिक करेंगे, तो आप आंख मूंद कर उपमा अलंकार में आंसर टिक करेंगे। और यदि आपके साथ कभी भी देखें कि योजक चिन्ह है लेकिन सा सी से नहीं है तो वहां पर आप रूपक अलंकार में आंसर टिक करेंगे। किसमें? रूपक अलंकार में। कैसे? जैसे कि गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भाजय। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योजक चिन्ह तो आया हुआ है लेकिन इसके साथ सा सी से नहीं है, यहाँ पर पंकज है, इसलिए हमारा कौन सा? तो हमारा होगा रूपक। और यदि इसी जगह योजक चिन्ह के साथ सा होता, सी होता, से होता तो आप आंख मूंद कर लगाते टिक किसमें? उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ पंकज आया हुआ है, इसलिए हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार। अब अर्थालंकार की तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, तो तीसरा होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे? यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप ये भी ट्रिक समझ लें कि जब भी आपको किसी भी पंक्ति में मनु, मनहु, मानव, जानो ये शब्द चारों दिखाई दे, मन हो, मनहु हो, मानो हो, जानो हो, तो आप आंख मूंद कर टिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। कैसे? जैसे कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पर जनु आया हुआ है, आंसर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। तो हमारा दूसरा है सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु आ गया, इसलिए हमारा आंसर कौन सा? तो आंसर हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आप समझिएगा और जानिएगा कि जब भी आपको मनु, मनहु, मानो, जानो ये शब्द दिखाई दें तो आप आंख मूंद कर टिक करेंगे किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें? तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार में आंसर टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा इसका एग्जाम्पल है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर भी मानो आ गया, इसलिए आंसर हमारा कौन सा? तो आंसर हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं नेक्स्ट अलंकार की तरफ। तो अगला होगा हमारा अर्थ अलंकार का चौथा अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी आप हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के, क्या लिखेंगे? जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे? जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। अब यहाँ पर आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा के घोड़े की, चेतक की बात हो रही है कि जैसे ही राणा देखते हैं कि आगे बड़ी बड़ी नदियां हैं और कैसे घोड़ा हमारा उस पार जाएगा, और जैसे ही राणा ने अपने मन में ये सोचा, चेतक क्या था? उस पार चला गया। इसमें चेतक की कितनी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसलिए जब भी आप किसी वाक्य में देखेंगे कि इसमें बहुत वर्तमान स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, आप आंख मूंद कर टिक करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जब भी आप किसी भी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, आप आंसर करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार में। ठीक है, अब चलते हैं अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा कौन सा? तो हमारा लास्ट अलंकार होगा मानवीकरण। और ये किसका भेद है? तो ये हमारा अर्थालंकार का भेद है। पांचवा अलंकार होगा। कौन सा? पांचवा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। कैसे है? अब इसकी हेडिंग आप डालेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहां पर कौन सा अलंकार? तो वहां पर होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। कैसे होगा? जैसे
फूल हंसे कलियां मुस्काए। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल। अब पेड़ पौधे बादल में क्या क्या आता है, जैसे फूल, ये भी प्राकृतिक चीजें हैं। तो फूल के हंसने की बात की जा रही है, फूल कभी हंस नहीं सकते हैं। इसमें मानवीय यानी कि मानव के होने का, यानी कि मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन है। फूल कभी मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन वो मुस्काना मानवीय भावना है, और उसके साथ हमने फूल को जोड़ दिया, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार हमारा होगा, मानवीकरण अलंकार। दूसरा है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुन गान। अब देखिए दोस्तों, इसमें लहरों की बात की गई है कि लहरें जो है सागर के उर पर, यानी कि सागर के ऊपर जो है लहरें क्या करती हैं, नाच नाच कर। अब ये दोस्तों नाचना मानवीय भावनाओं के अंतर्गत आता है, ना कि कोई लहर या प्राकृतिक वस्तुओं में। लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं में जब भी मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां पर आंख मूंद कर आप आंसर करेंगे मानवीकरण अलंकार में। और यहाँ पर लहरों के ऊपर मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार, तो अलंकार होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। अब दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम नई क्लास लेकर आएं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले उस क्लास को देख सकें। और दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।